ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसारणं। आज मुझे अपनी पीएचडी के विषय में आपको बताना है। 5 पॉइंट्स के आधार से हम चर्चा करेंगे। मैं पीएचडी क्यों कर रहा हूँ, मेरा पीएचडी का टॉपिक क्या है, मैंने अब तक क्या कार्य किया है, किस तरह से किया है, यूनिवर्सिटी के साथ कैसा प्रोसेस रहा है पीएचडी करने में, और आगे जब मैं थीसिस लिखूँगा उसके लिए मैंने क्या सोचा है, कैसे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, और उससे मुझे और समाज को क्या फ़ायदा होगा। ऐसे 5 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आधे घंटे में। पहला टॉपिक, मैं पीएचडी क्यों कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था मुझे पता ही नहीं था कुछ पीएचडी के विषय में। यहाँ तक कि मैं आपको सच बताऊँ तो आपको आश्चर्य लगेगा, हंसी भी आ सकती है। पीएचडी में एडमिशन लेने तक मुझे पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं पता था। एडमिशन लेने तक मुझे पीएचडी का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। एमए जब मैं कर रहा था, एमए करने का भी मैंने नहीं सोचा था। पढ़ाई के लिए शुरू से ही जब मैं कोटा गया था ना, कोटा से पहले मेडिकल करने का सोचा था पापा ने मेरे लिए। और अचानक विपिन जी शास्त्री जो नागपुर वाले हैं, उनके पापा मुझे मंदिर में मिले। वो सब श्योपुर में ही रहते हैं। उनके पापा मुझे मंदिर में मिले और उन्होंने मुझे जयपुर के विषय में बताया। तब मैं गया, 18 दिन प्रशिक्षण, और कोटा में मेरा एडमिशन सब सहज अपने आप हुआ, बिना कुछ सोचे। जानता ही नहीं था कि सोनगढ़ पंथ भी कुछ होता है, ये भी नहीं पता था मुझे तब तक। अब सहज कोटा महाविद्यालय गया। शास्त्र जब पहली बार मैं वहाँ 11th क्लास में, जब मेरी कमरे में टेबल पर मेरे चिनवाणी आई थी, तत्वार सूत्र 6 डाला, पहली बार ऐसी खुशी हुई थी मन में कि अब ये मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज़ मिली है। अब तक 10th क्लास तक केवल टाइम पास था पढ़ाई के नाम पे। अब लगा था कि अब कुछ पढ़ने को मिला है। और जब पहली बार फर्स्ट डे जब मैं कोटा महाविद्यालय में गया और वहाँ मैंने पहली क्लास अटेंड की, दोपहर में 6 डाला की और मंगलाचरण पढ़ा। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। इतना मन प्रसन्न हुआ, एकदम आनंद से भर गया कि अब कुछ सीखने मिलेगा जीवन में। ऐसा लगता था बचपन से ये सब चीज़ें एक लगाव है, बचपन जानते हैं पहले से, और सुनने में समझने में बड़ी रुचि होती थी और अच्छा लगता था। शास्त्री करने के बाद फिर लौकिक पढ़ाई को तो ऐसे पढ़ते थे हम, जैसे कल एग्ज़ाम है कॉलेज में और बस में जा रहे हैं, तो बस में जाते जाते 2020 की सीरीज पढ़ ली, एग्ज़ाम दे दिया और 60% से ऊपर आगे काम हो गया। लेकिन धार्मिक पढ़ाई जो हॉस्टल में होती थी वो बहुत आनंददायक होती थी। धर्मेंद्र जी भाई साहब का एक एक लेक्चर, एक एक क्लास मुझे वर्ड टू वर्ड याद हो जाती थी उस समय कोटा में। और मैं आ करके कौन सा उदाहरण लिया, क्या समझाया उन्होंने, वैसा का वैसा मैं अपने क्लासमेट्स को सुना देता था। इतना अच्छा मुझे लगता था। और कोई एक कलश समय सार का मुझे समझ में आ गया, कोई एक गाथा समझ में आ गई उस दिन उस क्लास में, प्रवचन में, तो मेरा वो पूरा दिन आनंदमय होता था। अब उसके बाद में बीएड किया। एमए का कभी सोचा ही नहीं था। जब मैं पारला आ गया तो सोमैया कॉलेज है ना पारला में, वहाँ पे मुंबई में, वहाँ पे शुद्धात्म प्रकाश जी शास्त्री हैं। वो ऐसे ही दर्शन के लिए आए थे, मुझे मिले लाइब्रेरी में। तब उन्होंने मुझे एमए के विषय में एमए करने के लिए प्रेरित किया और उनके कहने पर वहाँ मैंने लाडनू यूनिवर्सिटी से एमए किया। यहाँ जब मैं आया पौनूर में, तब रमेश भाई ने मुझे पीएचडी के विषय में बताया कि आप इतना अच्छा जानते हो, स्वाध्याय करते हो, पढ़ते हो, तो आपको तो पीएचडी करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है पीएचडी कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने पीएचडी करने का सोचा। अब उसके बाद में अब पीएचडी करें तो टॉपिक क्या, किस विषय पे करें। तो बहुत सोचने के बाद मेरे को एक ही विचार आया मन में कि अगर मुझे पीएचडी करना है तो सम्यक दर्शन पे करना है। सम्यक दर्शन की महत्ता, जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की महत्ता क्यों? क्योंकि यदि पंचम काल में अभी करने योग्य कोई कार्य है, मोक्ष तो होता नहीं है ना, करने योग्य कोई कार्य है तो सम्यक दर्शन है जो हम कर सकते हैं, और उसके विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं है। और मैं चाहता था कि सम्यक दर्शन का टॉपिक लेकर के मैं हर एक ग्रंथ में, चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन के विषय में क्या क्या मिलता है, किन किन अपेक्षाओं से कथन मिलता है, सारी चीज़ें निकाल करके बाहर लेके आऊँ और एक साथ उसको सरल लैंग्वेज में लिखूँ। और जब
पीएचडी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू हुआ और मैंने अपना टॉपिक बताया, तो वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग में नाम पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं और आप क्या करते हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पोहनूर में ताड़पत्र और हस्तलिखित जिनवाणी का संवर्धन का कार्य करता हूँ, तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन को तो बहुत पीएचडी हो चुकी है, आप नई पांडुलिपि लेकर के आओ, ऐसा कोई कार्य करो जो अब तक हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ लेकर के आओ खोज करके पांडुलिपियों में से जो हम प्रकाशित कर सकें, उसका संपादन का कार्य करो। फिर बहुत सोचा और उसके बाद अपने को यहाँ प्रभात चंद्र आचार्य की टीका मिली थी, समय सार प्रवचन सार पंचाश टीका है। जब यहाँ पर ये टीकाएँ मिली और इन पर आगे काम करने का विचार हुआ हमारे ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट ने मुझे ये टीम में काम तो दिया ही था कि आपको ये लिप्यंतर का और आगे इसका काम देखना है। और मैंने सोचा कि इस ग्रंथ का काम तो मुझे करना ही है, तो मैं पीएचडी भी इसी शास्त्र पे कर लूँगा, संस्था का काम भी होगा, पीएचडी भी होगी और मेरा स्वाध्याय भी होगा, एक साथ तीन काम मेरे होने वाले थे। उसके बाद मैंने एक टॉपिक चुना, पंचास्तिकाय प्रदीप टीका का पाठ संपादन एवं समीक्षा, ये मेरा फाइनल टॉपिक हो गया। अभी देखो इसमें क्या क्या विषय, अभी आगे क्या क्या करने वाला हूँ मैं वो तो बताऊँगा ही, अभी तक क्या हुआ हम उसकी चर्चा करते हैं। पीएचडी की के बारे में कल अनुभव जी ने बहुत कुछ बताया था आपको, वो लोग कैसे रिसर्च करते हैं। दो तरीके से होती है, एक में तो फील्ड वर्क होता है पूरा, आपको जगह जगह जा कर के वहाँ के क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनसे पूछना पड़ता है, उनके वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, सारी जानकारी वहाँ से लेनी पड़ती है, फ़ोटोज़ क्लिक करने पड़ते हैं, फिर उस पर थ्योरी लिखी जाती है प्रमाणिक रूप से। एक तो इस तरह से होती है। ये जो पीएचडी है ये केवल साहित्य में खोज करने वाली है, इसमें सारी खोज केवल शास्त्रों में होगी, फील्ड वर्क वाला नहीं है। इसमें जो प्रोसेस होती है हमारे, सबसे पहले होता है कोर्स वर्क 6 मंथ का, 6 महीने के लिए कोर्स वर्क होता है, जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और जैन दर्शन, इस प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। दूसरा 6 महीने में हमें करना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे यहाँ जब हमारा एडमिशन हुआ था और हमारे जो सुपरवाइज़र थे वो भी नए नए जुड़े थे यूनिवर्सिटी से, और सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपने अपने रूल्स होते हैं पीएचडी के संबंध में। उन्होंने मुझे जब पहली बार बताया लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, आपका प्रभात चंद्र आचार्य की टीका का विषय है तो आप कुंद आचार्य का ग्रंथ है तो आप पहले कुंद आचार्य के विषय में लिखो, उनका काल निर्णय, उनकी रचनाएं, फिर अमृत चंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, उनका काल निर्णय, उनकी रचनाएं, और प्रभात चंद्र आचार्य का काल निर्णय, उनकी रचनाएं, ये सब आपको लिटरेचर रिव्यू में लिखना है। ये उन्होंने बताया और मैंने पूरी मेहनत करके सब खोज खाज के बहुत सारे ग्रंथों में, पत्रिकाओं में जो शोध पत्रिकाएं निकलती हैं अलग अलग जगह से, वहाँ से सारे रिव्यू लेकर के पूरा 40-50 पेज का एक लिटरेचर रिव्यू तैयार किया। और गाइड ने तो जैसा कहा था वैसा किया था, उन्होंने ओके भी कर दिया। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हुआ तो उन्होंने कहा ऐसे तो लिखना ही नहीं था। अच्छा तो कैसे लिखना था? तो उन्होंने 8 पॉइंट अलग से बताए फिर कि भैया ऐसे पॉइंट होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना, फिर साहित्य समीक्षा के पॉइंट्स होते हैं, फिर शोध की समस्या, शोध का उद्देश्य, शोध संबंधी प्रश्न, ऐसे 10 पॉइंट हैं, आप उनके आधार से आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर दोबारा वो कार्य हुआ और ऐसे एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार एक ही चीज़ को हमें लिखना पड़ा। और 6 महीने लिटरेचर रिव्यू के बाद 6 महीने में सिनॉप्सिस दिखानी पड़ती है। लेकिन मेरा कोर्स वर्क के बाद लिटरेचर रिव्यू और सिनॉप्सिस दोनों नेक्स्ट 6 मंथ में हो गया था कंप्लीट। दोनों मैंने एक साथ, सिनॉप्सिस 6 महीने पहले मैंने दोनों एक साथ प्रेजेंट कर दिया था, लास्ट ईयर जनवरी में एक साथ प्रेजेंट हो गया था। अब इस बीच में जो समस्याएं आई थी ना यूनिवर्सिटी से, बार बार जो नई नई चीज़ें, ऐसा लगता था आज एक काम कंप्लीट हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, पीएचडी संबंधित एक काम कंप्लीट हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। इतने टाइम में तो पीएचडी का जो हमारा कॉलेज का ग्रुप है जेनोलॉजी का, उसमें आकाशवाणी की तरह एक मैसेज आता है, अब आपको ये काम करना है नया। एक दिन पहले एक काम से फ्री होते हैं, 2 दिन में दूसरा मैसेज आ जाता है, अब आपको ये वाला काम करना है, तो उसमें लग जाते हैं फिर हम लोग। तो इतनी सारी जो बार बार दिक्कतें हो रही थी भाई, बीच में मन तो ऐसा भी हुआ था छोड़ देना चाहिए पीएचडी, क्यों परेशान होना है इतना। आज सुबह भी जब मैं ऊपर गया था ना, अनुभव जी ने बुलाया था, वो 2 जो फॉरेन लोग थे, अंग्रेज लोग, वो भी कह रहे थे कि पीएचडी मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते स्ट्रेस वाला वर्क, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यदि किसी काम में है, पढ़ाई में है, तो वो पीएचडी में है। मैंने कहा वो मैं फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ।
तो अब मुझे लगा था छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक होता है अपने सहजता से करेंगे। और जब मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया, इसके अलावा जो नेशनल सेमिनार वहाँ TMU में रखा गया था उसमें मुझे रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना था, तो मैंने जैन दर्शन में 3 लोग विशेष पंचास्तिकाय के संदर्भ में ऐसा एक रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया था। तो मेरा ये सारा प्रेजेंटेशन वहाँ इतना अच्छा हुआ कि सभी प्रोफेसर्स ने बहुत तारीफ़ की, जितने सीनियर्स थे वहाँ पे जो मेरे से पहले रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ था उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सबका इतना अच्छा रिव्यू मिला कि मुझे लगा अब आगे बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से वो लिटरेचर रिव्यू सिनॉप्सिस, उसके बाद टाइटल अप्रूव होता है UGC से, तो वो भी मेरा टाइटल अप्रूव हो गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ होती है 2 जनरल पत्रिका, शोध पत्रिकाएं जो होती हैं गिनी चुनी, उन शोध पत्रिकाओं में आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए अलग अलग शोध पत्रिका में। तो मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है, प्राकृत विद्या शोध पत्रिका निकलती है, उसमें 5 समवाय पूर्वक कार्य की सिद्धि इसमें है, 5 समवाय पूर्वक कार्य की सिद्धि, ये शोध पत्रिका में मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और ये मेरा एक्चुअली फेवरेट टॉपिक बन चुका है अभी पिछले 3-4 सालों से। ये पारला में जब मैं था तब तक का मेरा स्वाध्याय वही सब, और अभी ये 3-4 साल से जब मैं पौन्नूर में हूँ और इस पौन्नूर में रह करके जो मेरा स्वाध्याय में अंतर आया है वो वास्तव में मैं ही समझ सकता हूँ। इतना आनंद आता है। और अकेले मैं हमेशा से सोचा करता था पहले कि कोई टेंशन ना हो, रोक टोक ना हो, या तो एक खाली जिनवाणी हो मेरे पास और मैं अकेला हूँ, ऐसी जगह मुझे मिल जाए। और वास्तव में मेरी सोच के अनुसार मुझे जगह भी मिल गई यहाँ, जिनवाणी है और मैं हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ स्वाध्याय भी अच्छा होता है। तो उसमें 5 समवाय, ये अकर्तापन जो जैन दर्शन का अकर्तावाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे 4 सालों से मेरा बहुत चिंतन चला है और उसी के आधार पर ये 5 समवाय का आर्टिकल भी मैंने इसमें लिखा। दूसरा रिसर्च पेपर भी मेरा ऐसा ही है, जैन दर्शन द्रव्य के कर्ता अकर्तापने का प्रश्न, ऐसा एक रिसर्च पेपर है 12 पेज का, जो यहाँ वाराणसी शोध पत्रिका में भेजा हुआ है। वहाँ लाइन में लगे रहते हैं बहुत सारे आर्टिकल, तो अप्रैल में छपने वाला है। फिर कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस TMU में मैंने अटेंड की थी और सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन अटेंड की थी, लेकिन उनको इंटरनेशनल चाहिए था, तो वो भी मैंने कल दोपहर में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी अपना एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर दिया था। तो मेरे अब 4 रिसर्च पेपर तो हो गए हैं। अब है थीसिस के अध्याय। थीसिस में ये अध्याय होते हैं इस तरह से, प्रस्तावित अध्याय योजना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, भाग 2 भाग में मेरी PhD होने वाली है। पंचास्तिकाय प्रदीप टीका का समीक्षण, दूसरा मूल पाठ संस्कृत टीका सहित और पंचास्तिकाय प्रदीप टीका, मूल पाठ गाथाओं का और पंचास्तिकाय प्रदीप संस्कृत टीका पाठ संपादन सहित, ये 2 खंड में ये पूरी थीसिस मेरी तैयार होगी, जिसमें खंड A में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला तो ये है जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, प्रथम अध्याय शुद्ध परंपरा और आचार्य कुंद एक विवेचन, जो मैंने अपने सुपरवाइजर सर को भी भेज दिया है। दूसरा है आचार्य अमृतचंद की टीका शैली, आचार्य जयसेन की टीका शैली और आचार्य प्रभाचंद की टीका शैली। क्योंकि ये जो मेरा टॉपिक है पंचास्तिकाय प्रदीप टीका का पाठ संपादन और समीक्षण, इसमें एक समीक्षात्मक अध्ययन होता है। समीक्षात्मक अध्ययन माने जो इसकी टीकाएं हैं, अमृतचंद्र आचार्य की टीका जो उपलब्ध है, जयसेन आचार्य की टीका जो उपलब्ध है और प्रभाचंद्र आचार्य की टीका जो अब तक अप्रकाशित है, इन तीनों टीकाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन, समीक्षात्मक अध्ययन होता है कि इस गाथा के विषय में अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा, इसी गाथा को जयसेन आचार्य ने किस तरह से प्रेजेंट किया और प्रभाचंद्र आचार्य क्या नई बात बता रहे हैं। इस तरह से इसमें से निकालना पड़ता है। और ये मैंने दूसरा अध्याय लास्ट में लिखने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स का जब गहराई से अध्ययन कर लूँगा तब मुझे पता चलेगा कि तीनों आचार्यों की शैली क्या है, तो मैं उसे लास्ट में लिखूँगा। अब तीसरा अध्याय है, इसमें 12 टॉपिक्स हैं। 5 अस्तिकायों का निरूपण, काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, 6 द्रव्यों के अस्तित्व की सिद्धि, जीव तत्व की मीमांसा, ये सब टॉपिक्स हैं। अब इनमें से एक एक टॉपिक के विषय में बिल्कुल उसी तरह से रिसर्च होगा। सबसे पहले तो गाथा, 5 अस्तिकायों का निरूपण, इसमें पंचास्तिकाय में कौन कौन सी गाथाएं हैं, फिर उन गाथाओं पे अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा है, जयसेन आचार्य ने क्या कहा है, प्रभाचंद्र आचार्य ने क्या नया कहा है,
इसके अलावा वही चीज़ें अन्य ग्रंथों में कहाँ कहाँ मिलती हैं, उन आचार्यों ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीज़ें निकालना है और लिखना है। उसमें भी अभी बहुत सारे लोगों की सोच तो ऐसी होती है, जो हम लिखते हैं तो ऐसे शब्द लिखो हिंदी साहित्य के ढूंढ ढूंढ करके कि कोई मतलब ही नहीं समझ पाए। अच्छा लगना चाहिए ना थोड़ा सा, लोगों को ऐसा लगता है हम बहुत बड़े लेखक लगना चाहिए, तो ऐसे शब्द ढूंढ ढूंढ के ला करके लिखो क्या लोग पढ़ ही ना पाए, उनको अर्थ जानना हो तो गूगल करना पड़े। लेकिन मेरी वैसी सोच नहीं है। मेरा सोचना ये है कि हम कोई भी नया काम कर रहे हैं तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये दिखाना है कि हम बहुत बड़े लेखक हैं, किसी को भी समझ में आना चाहिए इस लैंग्वेज में मुझे लिखना है। तो पहले मैं उसका गहराई से अध्ययन करूँगा, अमृतचंद्र आचार्य ने क्या कहा, जयसेन आचार्य ने क्या कहा, प्रभात चंद्र आचार्य की टीका में उसमें क्या निकल रहा है, किन अपेक्षाओं से कथन किया है, और दूसरा अनेक आचार्यों ने उस विषय में क्या कहा है अलग अलग ग्रंथों में, उसको पहले मैं अच्छे से समझूंगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन उस पर सुन के उसका अध्ययन, मैंने यहाँ अभी पंचास्तिकाय का एक बार में एक प्रवचन सुन चुका हूँ, मतलब 1906 एक सीरीज़ के पूरे प्रवचन सुन चुका हूँ। अब दूसरे सीरीज़ के मुझे शुरू करने हैं, तो उसको भी मैं समझ रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। इसके अलावा समझ करके फिर मैं एक एक चीज़ को बहुत ईजी करके ऐसे लिखूँगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति जब उस थीसिस में से उस टॉपिक्स को पढ़ेगा तो उसको बहुत जल्दी पंचास्तिकाय ग्रंथ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। ये मेरा विचार है, ये मेरा लिखने का एक सूचना है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। मुझे तो फ़ायदा होगा ही कि मैं इतनी टीकाओं का गहराई से अध्ययन करने वाला हूँ। इसके अलावा जिस तरह से मैं उसको प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मैं जिस तरह से लिखता हूँ, मेरे ब्लॉग्स वगैरह कई जगह जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आपका लेखन ईजी है, सरल है, आसानी से समझ में आता है। तो उसी लैंग्वेज में मैं इसको भी लिखने वाला हूँ, और बहुत ईजी करके, सरल करके, इतना ईजी करना है कि सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आए। मैं आपको एक वो छोटा सा बताता हूँ हॉस्टल का। हमारे यहाँ 12th में न्याय दीपिका है कोर्स में, अभिनव धर्मभूषण यति मुनिराज हैं, आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति, उनका एक न्याय ग्रंथ है न्याय दीपिका। सबको बहुत कठिन लगता है न्याय का विषय, लेकिन मुझे 12th में बहुत अच्छा समझ में आया था। हम लोग बाहर कहीं भी बैठे बैठे मैं बातों बातों में न्याय दीपिका हमारे क्लासमेट्स को समझा देता था, इतना अच्छा मुझे समझ में आया था। और चूँकि मुझे समझ में आ गया तो मैं उसके नोट्स बनाए, मैंने पूरा एक प्रवचन जैसा लिखा उस पर अपने कॉपी में, रजिस्टर में, और लिख करके मेरा जब काम हो गया तो मेरे जूनियर ने जब वो पढ़ा, ऐसे टेबल पे रखा हुआ था, उसने पढ़ा तो वो उठा के ले गया और उसने कहा भैया ये हमारे काम का है, बहुत अच्छा सरल लिखा है, ले जाओ। मैं 3-4 साल बाद जब कोटा गया था तब मैंने किसी स्टूडेंट के टेबल पे वही रजिस्टर रखा हुआ पाया, और मैंने पूछा भाई ये कहाँ से आपके पास, ये तो मेरा लिखा हुआ है। कि नहीं, मुझे उनने दिया था, उनको उनने दिया था, उनको उनने दिया था, और बहुत सरल लिखा है, हमें आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए हमने अब तक संभाल के रखा हुआ। आधे से ज़्यादा फटा हुआ था, बाहर से हमने टेप वेप चिपका करके संभाल के रखा हुआ था। तो इस तरह से तो मैं चाहता हूँ ये विषय भी ऐसा लिखने में आ जाए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जब पढ़े तो उसको वो टॉपिक एकदम ईजीली क्लियर होना चाहिए। यही मेरा पीएचडी करने का मुख्य उद्देश्य है, लाभ है। बाकी डिग्री तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अभी कहते हैं, अब लगता भी है भाई डिग्री तो चाहिए ही, डिग्री मिल जाती है तो अच्छा है, लोग सब कहते हैं, हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई सब है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट लगती नहीं है। मेन तो हमारा आत्म कल्याण ही है, और इतना सब हम बाहर में करते हैं, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी यदि हमारी रुचि बाहर की तरफ भगती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में ही दौड़ रहे हैं, बार 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 हमें वहाँ से यहाँ आना है। मुझे अभी याद है पिछले साल जब निमेश भाई वगैरह सब आए थे और यहाँ मैंने पूजन में कुछ अर्थ किए थे, यहाँ शायद उन्होंने बाहर से स्वाध्याय सुना होगा, तो एक बात उन्होंने कही थी मुझे कि आपका विज़न एकदम क्लियर है, आपकी दृष्टि सही है। अब मुझे पूरा दिन बड़ा अच्छा लगा, खुश हुआ मैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की, इसलिए कि वो इतने स्वाध्यायी हैं ना, घंटों घंटों बैठ करके गहन तत्व चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। मुझसे तो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय है। जब उन्होंने कहा ना आपकी दृष्टि सही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारा अध्ययन करना है, मुझे ये चाहिए कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसमें दृष्टि मेरी बराबर है कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये मेरा पीएचडी का एक टॉपिक है, और ये चतुर्थ अध्याय है। 5वें अध्याय में ग्रामर, चूँकि संस्कृत है ना पूरा, तो ग्रामर के अपने कहाँ कैसे उपयोग होता है, कैसे अर्थ निकाला, उसके विषय में ग्रामर लिखना पड़ता है। और ये है पंचास्तिकाय प्रदीप टीका पाठ संपादन। अब ये पाठ संपादन मतलब
इसमें क्या होता है, जैसे प्रभाचंद्र आचार्य की नई टीका है, अभी इसमें जो मूल गाथाएं हैं, अमृतचंद आचार्य की टीका में मूल गाथाएं हैं, जयसेन आचार्य की टीका में मूल गाथाएं हैं, जो इसमें मूल गाथाएं वहाँ भी शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे ला शब्द है, ला शब्द अपने यहाँ जो अलग है, और प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में जो ला शब्द मिला है वो मराठी वाला जो अड़ा ला होता है वो मिलता है। वहाँ हर प्राकृत गाथा में ला की जगह पे वही शब्द प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और भी कई, जब मैं सुरेश जी पंडित जी जो हैं कर्नाटक वाले, उनके साथ बैठ करके जब मैं लिप्यंतर का काम कर रहा था बेंगलोर रमेश भाई सब के मंदिर में, तो वहाँ पे वो हले कन्नड़ लिपि से पढ़ते थे, मैं डायरी में लिखता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग लगातार बैठते थे वहाँ। 7 दिन में एक ग्रंथ के पूरा हम लिप्यांतर कर देते थे, और इतनी एज में वो बैठते थे इतने टाइम तक, सुरेश जी पंडित जी। सुबह 6 बजे से लगातार रात को 9 बजे तक हम बैठ करके वो हले कन्नड़ लिपि से पढ़ते थे, मैं देवनागरी लिपि में लिखता था डायरी में। उसके बाद मैं मोबाइल में उसको टाइप करता था। 10 दिन के अंदर पूरा ग्रंथ मैंने मोबाइल में टाइप कर लिया था। उसके बाद वर्ड फाइल हमने रेडी की। अभी ये सब करते समय मैं ग्रंथ लेकर के बैठता था सामने, सोनगढ़ से प्रकाशित, जयपुर से प्रकाशित, अमृतचंद आचार्य की टीका वाला, जयसेन आचार्य की टीका वाला, तो मैं एक एक शब्द मैच करता था। ये भी ध्यान रखता था कि यह अमृतचंद आचार्य ने जो लिखा है, जयसेन आचार्य ने जो लिखा है, उससे कहीं कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में कई तो ऐसी लाइन है जो सेम टू सेम अमृतचंद आचार्य की टीका में भी है, ऐसी भी कुछ लाइनें हैं सेम टू सेम वैसी की वैसी। और फिर अब जो अंतर आता है पाठ भेद बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ पाठ भेद होती है। अब हमारे पास 4 कॉपीज़ हैं जो हस्तलिखित कॉपीज़ हैं। एक तो कोल्हापुर मंदिर से, कोल्हापुर मठ से मिला है, एक बेंगलोर मंदिर से, और एक प्राचीन नागरी लिपि में ईडर से मिली, और एक जो हमारी कोर्स वर्क की कक्षा चलती थी, जयपुर के एक प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने भी मेरा विषय सुन करके मुझे सजेस्ट किया था कि उनके पास भी एक प्राचीन नागरी लिपि की प्रति है। तो ईडर से और जयपुर से मिली 2 प्रतियां जो आधी हैं और दोनों मिलके पूरी होती हैं, वो 520 वर्ष प्राचीन, ये अपनी बेंगलोर वाली 280 वर्ष प्राचीन है, और वो ईडर वाली जो हस्तलिखित प्रति है वो 520 वर्ष प्राचीन है। अब उनको हम मिलाते हैं, एक एक अक्षर को सुरेश जी पंडित जी वहाँ हले कन्नड़ लिपि का लेकर के खोल के बैठते थे। अपने राकेश जी भाई साहब नागपुर, विजय जी भाई साहब, संजय जी दोसा, फिर हम थे शिखर जी भाई साहब सागर वाले, सब लोग एक साथ बैठ करके सुरेश जी पंडित जी हले कन्नड़ से पढ़ रहे हैं, राकेश जी भाई साहब के साथ में वो प्रति है जो मैंने टाइप कर करके उनको वर्ड फाइल बना करके दी थी, वो प्रति एक राकेश जी भाई साहब के पास, एक शिखर जी भाई साहब के पास, और जो प्राचीन नागरी वाली लिपि है वो एक संजय जी भाई साहब के पास, एक विजय जी भाई साहब के पास। तो ऐसे सब एक एक अक्षर को मिलाते हैं, व्याकरण चेक होता है, घंटों उस व्याकरण पे बहस होती है। यहाँ पे हलंत है तो क्यों है, यहाँ पे अगर विसर्ग है तो क्यों है, इसका अर्थ बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। पाणिनि के व्याकरण से तो ऐसा अर्थ निकलता है, लेकिन जो पूज्यपाल आचार्य का जैनन व्याकरण है उससे ऐसा अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ये अर्थ बराबर नहीं है तो फिर देखो जैनन व्याकरण के अनुसार हो सकता है इसका अर्थ किया गया हो। ऐसे 4-5 विद्वान मिलकर के जिस तरह से बहस करके एक एक टीका पर 2-2 3-3 दिन लगातार काम हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ नोट करता था, बहुत कुछ सीखता था। मैं अभी बहुत सब सीख ही रहा हूँ, केवल मैं बहुत कुछ सीखता था, एक एक बारीकी नोट करता था। जो मेरे पास सब नोट है, कहाँ क्या बताया गया है, क्या निकल के आ रहा है बाहर, तो वो सब नोट करता था। मैंने सारे पाठ भेद नोट किए हुए हैं, सारी चीज़ें एकदम रेडी हैं। अभी बस इतना है कि ये मेरा काम करना है, मुझे एक एक टॉपिक पर लिखना है, पूरी रिसर्च करनी है, बहुत सारे शास्त्रों में देखना है और सरल भाषा में लिखना है। यही मेरा सबसे बड़ा काम रहेगा, ये पूरा लिखना। उसके बाद में फिर ये बहुत इजी है, इसका आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। तो लगभग 2 साल में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। 3.5 साल मिनिमम होते हैं पीएचडी कंप्लीट के, मेरा अभी 1.5 साल हुआ है, और 2 साल मुझे लगता है परफेक्ट टाइम में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो ही जाएगी।